एक अमरनाथ नाम का गांव था जहां रमन नाम का आदमी रहता था। वो बहुत ही नेक दिल इंसान था, लेकिन लोग उसको बेवकूफ बनाकर अपना सारा काम करवा लिया करते थे। ऐसे ही एक दिन मोतीलाल, जो कि एक कंजूस सेठ था, वो रमन को बुलाकर कहता है, अरे ओ रमन, जरा इधर आ तो। जी मालिक, क्या हुआ? एक काम कर, जरा मेरा गोदाम साफ कर दे, बहुत गंदा हो गया है। मालिक, मैं तो खेत पर काम करने के लिए जा रहा था ताकि कुछ पैसे कमा सकूं। मुझे अपना गुजारा भी तो करना है ना मालिक। अरे तुझे पैसे की क्या जरूरत है? तुझ पर तो माता लक्ष्मी खुद ब खुद मेहरबान हो जाएंगी। आखिर वो कैसे होगा? देख, माता लक्ष्मी ऐसी जगह वास करती हैं जहां साफ सफाई रहती है। तो अगर तू मेरा गोदाम अच्छे से साफ सुथरा और एकदम चकाचक कर देगा तो माता लक्ष्मी तुझसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगी और खुद चलकर तेरे घर आ जाएंगी। रमन मोतीलाल का काम करना नहीं चाहता था, पर वो मना नहीं कर पाता और उसकी बात मान जाता है। वो अपनी पूरी मेहनत से उसका गोदाम एकदम साफ कर देता है। साफ सफाई करने के बाद वो अपने घर चला जाता है। अरे, आप तो बहुत जल्दी वापस आ गए, क्या हुआ? खेत पर नहीं गए क्या? ये सुनकर रमन अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी सारी बात जानने के बाद रमन की पत्नी बिगड़ते हुए कहती है, आखिर आप कब तक लोगों की बातों से बेवकूफ बनते रहेंगे? बताइए ना, लोग हमेशा आपको बेवकूफ बनाकर आपसे मेहनत वाला काम करवा लेते हैं और आप बदले में कुछ भी नहीं लेते हैं। ऐसा कब तक चलेगा? मैं क्या करूं? कोई मुझसे कोई काम कहता है तो मैं मना नहीं कर पाता। ऐसे तो हम लोग एक दिन भूखे ही मर जाएंगे। ये बड़े बड़े लोग कितना फायदा उठाते हैं और आप बस चुपचाप उनका काम करते रहते हैं। कोई बात नहीं कमला, एक ना एक दिन मुझे मेरे कर्म का फल जरूर मिलेगा। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। वो बात तो आपकी सही है, भगवान तो अपने भक्तों की हमेशा सुनता है, लेकिन हमें भी तो मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। अरे तुम बस भगवान पर यकीन रखो, जो होगा भगवान की कृपा से अच्छा ही होगा। लेकिन अभी मैं क्या करूं? घर में खाने को केवल आज रात का ही राशन है। अगर ये भी खत्म हो गया तो कल खाने के लाले पड़ जाएंगे। भाग्यवान, तुम कल की चिंता मत करो, कल मैं कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कर लूंगा, ये मेरा वादा है। आप कहते हैं तो ठीक है, मैं तो भगवान और आपके ही भरोसे जी रही हूँ। तभी उनके दरवाजे पर एक अम्मा आती हैं। कहती हैं, अरे कोई है क्या जो मुझ गरीब की मदद करे? अरे कुछ खाने को हो तो दे दो, मैं कई दिनों से भूखी हूँ। अम्मा, आप अंदर आ जाइए। रमन और उसकी पत्नी अम्मा की बहुत खातिरदारी करते हैं। उसके बाद अम्मा देखती हैं कि घर में उनके खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। बेटा, तूने सब कुछ मुझे खिला दिया, अब तू और तेरी बीवी क्या खाएंगे? ये सुनकर रमन कहता है, कोई बात नहीं अम्मा, अतिथि तो भगवान समान होता है, तो पहले भगवान को भोजन कराना चाहिए, और वैसे भी हम तो कुछ भी खाकर काम चला लेंगे। आपका पेट भर गया, यही हमारे लिए बहुत है। तुम्हारी ऐसी सेवा भक्ति देखकर मैं तो बहुत प्रसन्न हो गई हूँ। आजकल भला कौन किसी भूखे को खाना खिलाता है? तुम लोग धन्य हो। तब एक रोशनी होती है और देखते ही देखते अम्मा अपने असली रूप में आ जाती हैं। वो कोई और नहीं बल्कि धरती माता होती हैं, जो भेष बदलकर रमन के घर आई होती हैं। धरती माता को देखकर दोनों प्रणाम करते हैं। तब धरती माँ उन दोनों को कहती हैं, मैं तुम दोनों के स्वभाव से बहुत खुश हूँ। तुम दोनों बहुत नेक दिल हो। खुद के पास भोजन ना होते हुए भी तुमने एक अनजान को अपना खाना दिया। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? माता, आपने हमें दर्शन दिए, हम तो वैसे ही धन्य हो गए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तुम दोनों का इतना नेक दिल है कि मैं तुम दोनों से बिना मिले नहीं रह पाई, इसीलिए मैं तुम दोनों से मिलने तुम्हारे पास आ गई। तुम दोनों मुझे माँ मानते हो, तो बताओ मैं तुम दोनों के लिए क्या कर सकती हूँ? मैं तो एक मामूली सा इंसान हूँ। मैं खेती करके अपना गुजारा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास खेती करने के लिए कोई जमीन नहीं है और ना ही इतना धन है कि मैं खेती करने के लिए बीज या खाद की व्यवस्था कर सकूं। मैं तो बस चाहता हूँ कि
मैं खेती करके इतना कमा सकूं ताकि ना मैं भूखा रहूं और ना ही मेरे घर से कोई भूखा जाए। ये सुनकर धरती माँ बहुत खुश हो जाती हैं और रमन को एक मंत्र बताती हैं। चंद्र आगमन, धरती माँ कृषि जागमन। जब जब तुम ये मंत्र पढ़ोगे तब तब तुम चांद पर पहुंच जाओगे और तुम वहां जाकर किसी भी चीज की खेती कर सकते हो। वहां का वातावरण हर तरह की खेती करने में तुम्हारी मदद करेगा और साथ ही साथ वहां खेती करने के लिए तुम्हें केवल उस जगह की भूमि को जोतना है। बाकी उस भूमि में जिस भी चीज की खेती करनी हो उसका नाम लेते चले जाना और वो होती चली जाएगी। वहां तुम जिस भी चीज का नाम लोगे वो खेती अपने आप उगना शुरू हो जाएगी। तुम केवल उस खेती का पूरा ध्यान रखना और सही समय आने पर अपनी खेती से अपना व्यापार शुरू करना। क्या सच में ऐसा होगा? हाँ पुत्र, इस बात का ध्यान रखना कि जो भी खेती तुम करो उससे बाकी लोगों का भी भला होना चाहिए। अपने से पहले हमेशा दूसरों की मदद करने का सोचना, वरना हो सकता है ये मंत्र काम ना करे। ये कहकर माता वहाँ से गायब हो जाती हैं। इसके बाद वो दोनों उस मंत्र को एक बार पढ़ते हैं। चंद्र आगमन, धरती माँ कृषि जागमन। चंद्र आगमन, धरती माँ कृषि जागमन। जैसे ही दोनों मंत्र पढ़ते हैं तो वो पाते हैं कि अब वो दोनों चांद पर हैं। पर फिर सोचते हैं कि वो किस चीज की खेती करें। तो बहुत सोचने के बाद रमन कहता है, क्यों ना हम लोग सूरज की खेती करें, क्योंकि आज भी बहुत से गांव के लोग ऐसे हैं जो खेती करते हैं पर उनको ठीक प्रकार से सूरज की किरणें नहीं मिल पाती हैं, जिसके कारण उनकी फसलें खराब हो जाती हैं। आज भी ऐसे बहुत सारे गांव व शहर हैं जहां पर किसानों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अगर हम उनको सूरज बेच देंगे, अपनी फसलों को कई प्रकार का फायदा पहुंचा पाएंगे, जिससे उनकी फसलें बहुत अच्छी होंगी और इससे हमें भी मुनाफा होगा। ये तो बहुत ही अच्छा विचार है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो ये सोचकर दोनों चांद पर सूरज की खेती करना शुरू कर देते हैं और थोड़े ही दिनों में उसमें बहुत सारे सूरज दिखाई देते हैं। धरती माँ ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ है। देखो कितने सारे सूरज निकल आए हैं। वो लोग धरती पर आ जाते हैं और पूरे गांव में सबको बता देते हैं कि जिनको भी सूरज चाहिए वो कुछ पैसों में ही सूरज खरीद सकते हैं। इस पर गांव वाले हैरान हो जाते हैं और सूरज खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। रमन, मैंने सुना है तुम सूरज बेच रहे हो। भला ऐसा भी कहीं होता है क्या? दिखाओ तो जरा। हाँ, अभी दिखाता हूँ। रमन उस गांव वाले को सूरज दिखाता है तो वो हैरान रह जाता है और कहता है, अरे बाप रे, ये तो सच में छोटा सा सूरज है। अब इस गांव में किसी को भी खेती करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अब किसी को भी खेती करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, सूरज निकले या ना निकले। रमन के घर के बाहर बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। रमन सभी लोगों को सूरज बांट रहा होता है और सभी लोग सूरज ले जाकर अपने खेतों में लगा रहे होते हैं, जिससे उनकी फसलों को अच्छी तरह से प्रकाश मिल रहा होता है। उनकी फसलें अच्छी होने लगती हैं। हमने तो कभी नहीं सोचा था कि रमन इतना समझदारी वाला काम कर सकता है। रमन ने तो हम सबको भौचक्का कर दिया। इधर रमन काफी मशहूर और अमीर हो जाता है। उसके पास बहुत सारा धन होता है। अब ये सब मोतीलाल को भी पता चलता है। मोतीलाल ये सब देखकर बहुत जलने लगता है। ये 2 कौड़ी के रमन ने ऐसा कौन सा काम किया है जो इतना मशहूर और अमीर हो गया? इसके यहाँ किसी को भेजकर पता लगाना होगा। वो अपने एक आदमी को रमन के यहाँ नौकरी पर लगवा देता है। उसका आदमी देखता है कि रमन कैसे एक मंत्र पढ़ के चांद पर चला जाता है और वहाँ बहुत सारे सूरज लेकर वापस आ जाता है। मोतीलाल ये सब देख के समझ जाता है कि ये सब एक मंत्र के कारण हो रहा है। अगर ये मंत्र मुझे पता चल जाए तो मैं भी चांद पर जाकर सूरज की खेती के साथ और अनेक खेती कर सकूंगा, जिसके बाद मैं रमन से कहीं ज्यादा मुनाफा कमा सकूंगा
और बहुत अमीर हो जाऊंगा। इस 2 कौड़ी के रमन को कोई हक नहीं है इतना अमीर होने का। मोतीलाल ये सब सोच करके रमन के घर के बाहर चुपचाप देख रहा होता है कि रमन कौन सा मंत्र पढ़ रहा है। देर रात रमन एक बार फिर मंत्र पढ़कर चांद पर जाता है, लेकिन इस बार ये मंत्र मोतीलाल भी सुन लेता है। अच्छा, तो एक मंत्र के चलते इतना उड़ रहा है रमन। अब मैं भी चांद पर जाऊंगा और इससे ज्यादा मशहूर और अमीर होकर दिखाऊंगा। मोतीलाल वही मंत्र पढ़ता है जिससे वो भी चांद पर पहुंच जाता है और वो देखता है कि उसके आसपास बहुत सारे सूरज की खेती हो रही है। अब मैं हीरे की खेती करूंगा और रमन से कहीं ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। मोतीलाल एक अलग सी जगह ढूंढता है। उस जगह जाकर वो हीरे की खेती करना शुरू कर देता है। फिर आखिरकार कई दिनों की मेहनत के बाद वहाँ पर हीरो का खेत बहुत बढ़िया हो जाता है। अपने हीरो की फसल को लहलहाता देखकर मोतीलाल मन ही मन बहुत खुश हो रहा होता है। अरे वाह, अब तो मेरे पास हीरो का खेत हो गया। अब देखो मैं कितना अमीर हो गया। मैं दुनिया में जो चाहूं वो खरीद सकता हूँ। चलो अब धरती पर चलकर इसे लोगों को बेचने के लिए कहीं घूमता हूँ। इतना कहकर मोतीलाल वो मंत्र पढ़ता है, पर वो मंत्र कुछ भी काम नहीं करता। ये देख के मोतीलाल बहुत डर जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? ये मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा है? ऐसे तो मैं यहीं चांद पर फंसा रह जाऊंगा। चांद पर मोतीलाल को सबक मिल चुका था कि आधी अधूरी जानकारी कितनी खतरनाक हो सकती है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। वो रोने लगता है। तभी अचानक से चांद पर धरती माता को देख के मोतीलाल उनके पैरों में गिर जाता है। तब धरती माँ उससे कहती हैं, ये तुम्हारा लालच है जिसने तुम्हें यहाँ चांद पर फंसा दिया है। अगर तुमने लालच नहीं किया होता तो तुम अभी आराम से अपने घर पर बैठे होते। माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि मेरा लालच मुझे यहाँ पर लाकर फंसा देगा, और मैं आज के बाद कभी भी लालच नहीं करूँगा। हमेशा लोगों की मदद करूँगा। धरती माँ उसकी बातों को मान लेती हैं और उसे माफ कर देती हैं। वो उसे धरती पर वापस ले आती हैं। मोतीलाल रमन के पास जाकर अपने किए की माफी मांगता है। रमन उसे माफ कर देता है। उसके बाद दोनों मिलकर गरीब लोगों के लिए खेती करना आसान बनाने की कोशिश करने लगते हैं। उनके गांव का बहुत अच्छे से विकास होने लगता है और अमरनाथ धीरे धीरे बहुत प्रसिद्ध हो जाता है। सीताराम गांव में आलू टिक्की और गोलगप्पे बेचता था। उसकी आलू टिक्की और गोलगप्पे दूर दूर तक फेमस थे। आइए आइए, गरम गरम आलू टिक्की और ठंडे ठंडे गोलगप्पों का मजा लीजिए। आइए आइए। सीताराम के 2 बेटे थे, मालू और चमन। मालू जहाँ मेहनती और ईमानदार था, वहीं चमन आलसी और चालाक था। मालू और चमन, बाजार चले जाओ। आलू की बोरी और बतासे खरीद कर ले आना। पिताजी, आज मेरा पेट ठीक नहीं है। पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मालू, तू बाजार जा और सामान खरीद कर ले आ। कुछ साल बाद जब सीताराम बूढ़ा और बीमार हो गया तो कारोबार के बंटवारे की बात आई। सीताराम ने आलू टिक्की का कारोबार मालू को सौंप दिया और गोलगप्पे का कारोबार चमन को सौंप दिया। मालू और चमन, मेरे लिए तुम दोनों एक समान हो, इसलिए मैंने कारोबार के बंटवारे में कोई भेदभाव नहीं किया है। तुम दोनों अपना अपना कारोबार खूब मन लगाकर करना। मेरी इच्छा है बेटों कि मैं तुम दोनों की शादी एक साथ एक मंडप में ही करूं। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। दोनों बेटों मालू और चमन की शादी तय कर दी गई। मालू की बहू का नाम पुष्पा था और चमन की बहू का नाम विमला। मालू ने अपनी आलू टिक्की की दुकान संभालनी शुरू कर दी। उधर चमन घर पर आराम करता या दोस्तों से गप्पे लड़ाता और उसकी पत्नी गोलगप्पों की दुकान संभालती। आलसी चमन भले ही दुकान पर काम ना करता हो, लेकिन दूसरों की जमीन जायदाद हड़पने के मामले में उसका दिमाग बहुत तेज चलता था।
चमन मालू का कारोबार हड़पने के बारे में सोचने लगा। इस मामले में उसकी पत्नी ने भी उसका साथ दिया। किसी तरह मालू की आलू टिक्की का धंधा हमारे हाथ लग जाए तो मजा ही आ जाए। बैठे बैठे दिमाग ही चलाते रहोगे या कुछ करोगे भी? चमन को पता था कि मालू हर रोज सुबह आलू की बोरी लेने मोटरसाइकिल से बाजार जाता है। चमन ने एक रात चुपचाप मोटरसाइकिल के ब्रेक्स फेल कर दिए। अगले दिन मालू तेज स्पीड में गाड़ी चला रहा था, ब्रेक्स नहीं लगे और उसका एक्सीडेंट हो गया। इसी समय चमन ने मालू की दुकान को अपने कब्जे में ले लिया। मालू की बहू पुष्पा हॉस्पिटल में व्यस्त रह गई। वो कोर्ट कचहरी के चक्कर कहाँ से लगाती। पुष्पा ने अपने ससुर से कहा, पिताजी, आप एक बार चमन भाई साहब से कह दीजिए कि वे हमारी दुकान छोड़ दें। मैं हॉस्पिटल में अपने पति को संभालूं या चमन भाई साहब पर केस ठोककर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाऊं। मालू के इलाज के लिए डॉक्टर ने 1 लाख रुपए मांगे हैं। मैं उनका इंतजाम नहीं कर पा रही हूँ। चमन मेरी एक नहीं सुनता बेटी। मैंने उसे बहुत समझाया पर वो मेरे हाथ से निकल चुका है। लेकिन उसे अपने बुरे कर्मों का फल कभी न कभी जरूर चुकाना होगा। तो पिताजी, मैं तो इस तरह सड़क पर आ जाऊंगी। आज चमन भाई साहब ने दुकान छीनी है, कल वो हमारा घर भी छीन लेंगे। दरवाजा बंद करो बहू, मैं तुम्हें एक गुप्त जानकारी देना चाहता हूँ। बहू ने दरवाजा बंद किया। तब सीताराम ने उससे कहा, मेरे पास एक 5 बीघे का खेत है। ये खेत मैंने ऐसे ही समय के लिए बचा कर रखा था। मैंने अपनी वसीयत में वो 5 बीघा खेत तुम्हारे नाम कर दिया है। तुम चाहो तो वहीं पर झोपड़ी डालकर भी रह सकती हो। सीताराम ने पुष्पा बहू को खेत का पता बता दिया। ये एक गोभी का खेत था। चमन को कुछ पता ना लगे, इसलिए पुष्पा चुपचाप ही कुछ सामान लेकर खेत पर चली गई। पुष्पा बहुत मेहनत से गोभी की फसल उगाने लगी। बाकी समय हॉस्पिटल में जाकर अपने पति की देखभाल करती। वैसे तो पुष्पा के खेत की गोभी शहर की मंडी में जाती थी और फिर लोगों के पास जाती थी, लेकिन धीरे धीरे शहर से लोग सीधे गोभी लेने पुष्पा के पास आने लगे। बहन जी, आपके खेत की गोभी बहुत स्वादिष्ट बनती है। मुझे 5 किलो गोभी दे दीजिए। 10 किलो गोभी मुझे भी चाहिए और 10 किलो कल लेने आऊंगा। तैयार रखिएगा। शहर से आए लोगों की वजह से पुष्पा की अच्छी कमाई होने लगी। अगर इसी तरह कमाई होती रही तो मैं 1 लाख रुपए इकट्ठे कर लूंगी, फिर मेरे पति का इलाज हो जाएगा। एक दिन पुष्पा जब सुबह सुबह अपने खेत पर गई तो वहाँ एक विशाल राक्षस मौजूद था। मैं चंद्रमा से आया हूँ। सुना है तुम्हारी गोभी बहुत स्वादिष्ट होती है। तुम मुझे और मेरे भाइयों को गोभी बनाकर खिलाओ। मेरे पास तुम्हें गोभी बनाकर खिलाने का टाइम नहीं है, यहाँ से चले जाओ। मैं जो ऑर्डर देता हूँ उसे पूरा करना होता है। राक्षस ने पुष्पा के खेत की 10 किलो गोभी और पुष्पा को उठाया और उड़ाकर चंद्रमा पर ले गया। पुष्पा ने देखा चंद्रमा पर और भी राक्षस मौजूद है। जल्दी से गोभी की सब्जी और पूड़ियाँ बनाओ। जितनी जल्दी अपना काम खत्म कर लोगी उतनी जल्दी मैं तुम्हें पृथ्वी पर छोड़ आऊंगा। तुम समझते क्यों नहीं? पृथ्वी पर मेरे पति बीमार हैं। ज्यादा बकबक मत करो, जल्दी से ऑर्डर पूरा करो। पुष्पा ने मजबूरी में गोभी की सब्जी और पूरियां तैयार की। राक्षसों ने खूब छक कर खाया। वाह बेटी पुष्पा, मजा आ गया। तेरी गोभी वाकई बहुत स्वादिष्ट है। हम राक्षस लोग मिलकर तुझे कुछ देना चाहते हैं। राक्षसों ने पुष्पा को एक जादुई दीवार और चांद पर जमीन का एक टुकड़ा दिया। इस दीवार में घुसकर तुम चांद पर जा सकती हो। चांद पर हमने तुम्हें जमीन दी है, तुम उस जमीन पर खेती कर सकती हो। हमारे पास ढेर सारा सोना भी है, तुम चाहो तो सोना ले जा सकती हो। पुष्पा ने सोना लेने से इनकार कर दिया। मैं सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई खाती हूँ। राक्षस पुष्पा की ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुए। राक्षस द्वारा दी गई दीवार का प्रयोग करके पुष्पा अपने घर लौट आई।
घर आकर उसे पता लगा कि चमन ने उसके गोभी के खेत पर भी कब्जा कर लिया है। तुझे क्या लगता था पुष्पा कि तू खेत को मुझसे छुपा लेगी? मेरे कान बहुत दूर की सुन लेते हैं। जब गोभी का खेत भी छिन गया तो पुष्पा निराश नहीं हुई और ना ही कोर्ट कचहरी गई, क्योंकि उसके पास चांद पर खेत था। पुष्पा जादुई दीवार से रोजाना चांद पर जाती और खेत में गोभी उगाती। पुष्पा ने 1 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए और अपने पति मालू का इलाज करा लिया। लेकिन किसी तरह चमन को पुष्पा की जादुई दीवार और चांद पर खेती के बारे में पता लग गया। चांद पर खेती? मैं भी चांद पर जरूर जाऊंगा और ढेर सारी जमीन पर खेती करके खूब सारे पैसे कमाऊंगा। एक रात जब पुष्पा के घर पर सब लोग सो रहे थे तो चमन पुष्पा के कमरे में घुस गया और जादुई दीवार से चांद पर पहुंच गया। उस समय सारे राक्षस सो रहे थे और राक्षसों के पास ढेर सारा सोना पड़ा हुआ था। सोने को देखकर चमन के मन में लालच आ गया। उसने बोरियों में सोना भरा और ले जाने लगा, लेकिन तभी राक्षसों का सरदार जाग गया। अरे भाइयों उठो, ये आदमी हमारा सोना चुराने आया है। मुझे माफ कर लो, मैं ये सोना यहीं रख देता हूँ। तुझे माफी नहीं मिलेगी। तूने पुष्पा पर खूब अत्याचार किए हैं। मैं तुझे कुत्ता बना दूंगा। राक्षसों ने चमन को एक कुत्ता बना दिया और पृथ्वी पर छोड़ दिया। चमन कुत्ते के रूप में जब घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने उसे डंडा मारकर घर से बाहर भगा दिया। किशनगंज नाम के एक गांव में महेश कुर्ता और कपड़े बेचने का काम किया करता था। महेश अपने परिवार के साथ किशनगंज में एक दुकान चलाया करता था और उसी दुकान में रहा भी करता था। महेश के दुकान के आसपास कपड़े के बहुत सारे दुकान हो गए थे। लोग शहर से कुर्ता पजामा बनाना सीखकर किशनगंज में आ रहे थे। ज्यादा दुकानें होने की वजह से महेश का कुर्ता का दुकान बिल्कुल भी नहीं चलता, बल्कि महेश ईमानदार और सच्चा इंसान था। इस वजह से वो परेशान रहता। देखा भाग्यवान, आज भी हमारा पूरे दिन में एक भी व्यापार नहीं हुआ। तो क्या हुआ जी, कल से आप थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे देना, दुकान अपने आप चलने लगेगी। 50% डिस्काउंट तो पहले से है, अब क्या फ्री में बेचूं? महेश अपनी दुकान बंद करने ही जा रहा था कि वहाँ पर सूर्य देव एक भिक्षुक का रूप लेकर आए और कहने लगे, अरे भाई, कुछ रखा है क्या मेरे साइज का? अगर है तो बताओ। ये कुर्ता है मेरे पास आपके साइज का, इसे ले जाइए। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, ये पहले ही बता देता हूँ। पहले से ही दुकान ज्यादा चली नहीं है, ऊपर से द्वार पर आए भिक्षु को भगाना अच्छा नहीं होगा। इन्हें मैं ये कुर्ता दे ही देता हूँ। ये लीजिए, इसे आप रख लीजिए, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, इसे आप रख लीजिए। जैसे ही कुर्ता महेश ने आगे रखा, भिक्षुक अपने असली अवतार में आ गए, सूर्य देव बनकर। तथास्तु बालक, तुम्हारा मन इतना साफ है, मैं तो बस तुम्हें परखने आया था और तुम तो बिल्कुल ईमानदार और स्वाभिमानी निकले। भगवान, आप इस रूप में? मैं तुम्हारे भक्ति भाव और स्वभाव से प्रसन्न हुआ। अब से तुम्हारी दुकान पर जो भी कुर्ते आएंगे, मैं उन्हें सूरज का कुर्ता बना दूंगा। उस कुर्ते में बाहर से जितनी चमक होगी, अंदर से वो उतना ही मुलायम होगा। अगर आप ऐसा कर देंगे तो मेरा घर चल पड़ेगा, मेरे परिवार का भला हो जाएगा। सूर्य देव के आशीर्वाद की वजह से सारे कुर्ते सूरज की तरह चमकने लगे। दुकान में इतनी चमक हो गई कि पूरा किशनगंज जान गया सूरज के कुर्तों के बारे में। जैसे जैसे लोगों को सूरज के कुर्ते के बारे में पता चला, लोग महेश की दुकान में सूरज का कुर्ता खरीदने आने लगे। देखते ही देखते वो छोटी सी दुकान बहुत बड़ी बन गई। भाग्यवान, कहाँ हो? सुबह से चाय भी नहीं पिलाई। आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है ये पता नहीं। अभी लाई, ये लीजिए। ध्यान कहाँ रहेगा, नई तिजोरी ले आइए, हमारे पास रखने के लिए पैसे तक नहीं है। हाँ हाँ, अरे ये कौन सी नई बात है,
अभी उन पैसों को कहीं और रख दो, मैं कुछ व्यवस्था करूंगा। महेश अपने घर से बाहर निकलकर देखता है तो उसे चारों तरफ सूरज का कुर्ता ही नजर आता है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और दूसरे दुकानदारों के बीच जाकर कहता है, अरे तुम सब अब तक किशनगंज में ही ठहरे हुए हो, अब चले भी जाओ, यहाँ तुम्हारा क्या रखा है। अब अजीब हो गए हो। याद रखना, इंसान जितनी तेजी से ऊपर जाता है उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरता है। वो सब तो बाद में देखा जाएगा। अगर तुम्हें सूरज का कुर्ता बेचना है तो लेकर बेच दो, मेरे दुकान से खरीदो और ज्यादा दाम पर शहर या दूसरे गांव में जाकर बेचो। इससे तुम्हें भी मुनाफा होगा और हमें भी। बड़े आए हमें मिलाने वाले, भूल गए क्या जब तुम दिन भर दुकान पर बैठकर मच्छर मारते थे। महेश उनसे बहसबाजी करके वहाँ से चला जाता है। महेश के बर्ताव से उसका परिवार भी परेशान था। साथ ही किशनगंज के दुकानदारों ने साजिश रची। क्या सोचा है तुमने यहाँ पर, बताओ? महेश की दुकान कैसे चौपट करनी है? अगर हमने उसकी दुकान चौपट नहीं की तो हमें बहुत कठिनाई होगी। सुनो, हम महेश को पैसे का लालच देंगे। उसे मैं अलग आवाज में कॉल करके बोलूंगा कि हमें कुर्ते सिलवाने हैं। जब वो स्वीकार कर लेगा तो हम सौदा कैंसिल कर देंगे, जिससे उसे भारी नुकसान होगा और वो दुकान बंद करके भाग जाएगा। मस्त प्लान है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। अन्य दुकान वाले साजिश रच ही रहे थे कि महेश सूर्य देव के मंदिर जाकर उन्हें सुबह सुबह जल अर्पण करता था। हे सूर्य देव, आज मैं जो कुछ भी हूँ बस आपकी कृपा है। तभी महेश को उस कपटी दुकानदार का कॉल आता है। हमें सूरज के कुर्ते बनवाने हैं जो बाहर से असली चमकदार हो, आग की तरह, और अंदर से मखमली मखमली। जल्दी से जल्दी सौदा कर दो। ये भी कोई बोलने की बात है? सौदा आपका तय रहा, आपको हर कुर्ते जल्दी ही मिल जाएंगे। महेश सूरज के कुर्ते को बनाने की तैयारी करने लगा। अरे भाग्यवान, सुनती हो? हमारे दिन और भी अच्छे होने वाले हैं। सूरज के कुर्ते का सौदा मिला है। अगर मैंने ये करके दे दिया ना तो सूर्य देव का छोटा सा मंदिर बनवाऊंगा मैं। अरे ये क्या, आपने तो मन्नत मांग ली। मैंने ये मन्नत बहुत पहले ही मांगी थी और अब ऐसा लग रहा है कि ये साकार हो जाएगा। महेश बाजार से थोड़े पैसे उठाकर सूरज का कुर्ता बनाना शुरू कर देता है। सूर्य देव के आशीर्वाद से सारे कुर्ते सूरज की तरह चमकदार बन जाते हैं और तैयार हो जाते हैं। मालिक, आपका सौदा पूरा कर दिया है। आप गाड़ी भिजवाकर सारे सूरज के कुर्ते ले जा सकते हैं। जैसे ही महेश ने कॉल लगाकर ये कहा, महेश के दुकान में अन्य दुकानदार आ गए और कहने लगे, अब आया ना मजा, ये हुई ना बात। मैं कुछ समझा नहीं, कहना क्या चाहते हैं आप सब? वो सौदा करने वाला कोई और नहीं, मैं ही था। मैंने ही तुम्हें गुमराह किया और तुमसे उस सौदे की बात की ताकि तुम्हारी दुकान ठप हो जाए। लेकिन तुम सबने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अन्य कपटी दुकानदार महेश के सूरज के कुर्ते को पहनकर देखने लगे और कहने लगे, अब तुम क्या करोगे? इन सूरज के कुर्ते के पैसे कैसे चुकाओगे? जैसे ही दुकान वालों ने महेश को ठगना चाहा, वहाँ पर सूर्य देव फिर से भिक्षुक के रूप में आ गए और कहने लगे, ये सूरज का कुर्ता मैं खरीदूंगा, वो भी 2 गुनी दाम में। अरे तुम वही भिक्षु हो ना जिसे मैंने अपनी दुकान से भगाया था? हाँ, ये मेरे दुकान पर भी आए थे, मैंने भी इन्हें निकाल दिया था। महेश भिक्षुक को देखकर उनके पैरों में गिर गया और कहने लगा, हे सूर्यदेव, आपके यहाँ दोबारा आने से मेरे भाग्य खुल गए हैं। इस संकट से मैं कैसे पार पाऊं प्रभु? अन्य दुकानदार उस भिक्षुक को देख ही रहे थे कि भिक्षुक ने सूर्य देव का अवतार ले लिया और कहने लगे, दूसरों को परेशान कर तुम्हें तसल्ली मिलती है ना? मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली जलन होती क्या है। ऊपर से तुमने पहना भी सूरज का कुर्ता ही है। जैसे ही सूर्य देव ने उनकी तरफ इशारा किया, उन दुकानदारों ने
सूर्य देव का कुर्ता पहना था और वो अंदर और बाहर से जलने लगे। वो चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगे। अरे बचाओ बचाओ, ये क्या बला पहन ली मैंने। अब बचाओ बचाओ, ये कैसी मुसीबत आ गई है। अब हम किसी को कभी परेशान नहीं करेंगे। अब भागो, बचाओ। दोनों तिलमिलाकर भाग उठे। तब सूर्यदेव ने महेश से कहा, मैं तुम्हारी मदद करने हमेशा नहीं आ पाऊंगा, तुम्हें खुद अपना ध्यान रखना होगा। और रही बात इन कुर्तों के पैसों की, ये तुम 2 गुनी कमाई करके भर दोगे। कभी घमंड और किसी को नीचा मत दिखाना। धन्यवाद प्रभु, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा और आगे से ध्यान रखूंगा। महेश फिर से ईमानदारी का जीवन जीने लगा और उसने सूर्यदेव की एक छोटी सी मंदिर भी बनवा ली, जिसमें कई लोग पूजा अर्चना करने आने लगे। मंगलू और दीपू नाम के 2 लालची भाई थे। दोनों तीतलपुर में रहा करते थे। दोनों भाइयों के पास 30 एकड़ जमीन थी। दोनों ने 15-15 एकड़ जमीन अपने नाम की थी। हर साल खेती करते और मुनाफा खूब मजे से खर्च करते। मुनाफे के लिए वो खेत में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरों को भी नहीं बख्शते। खेतों में बुआई का समय आ गया था। मुनाफे के लिए दोनों ने सोचा, दीपू सोचो, जो फसल हमें 4 महीने में मिल रही है, ये हमें 2 महीने में ही मिलने लगे तो कितना मजा आएगा ना। हम साल में 6 बार खेती कर पाएंगे। लेकिन ऐसा होगा कैसे? ऐसी कौन सी तरकीब है जिससे हमारा खेत इतना उपजाऊ हो जाए? इसके लिए हमें सरपंच जी के पास जाना होगा। वो इस चीज का उपाय जरूर जानते होंगे। तो देर किस बात की, चलिए सरपंच जी के पास। मुनाफा अगर पूरे गांव का होगा तो और अच्छी बात हो जाएगी। दोनों भाई मंगलू और दीपू मुनाफे के चक्कर में सरपंच जी के यहाँ अपनी तरकीब लेकर जाते हैं। सरपंच जी, कहाँ हैं आप? हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे मंगलू और दीपू, तुम दोनों आज दोनों भाई यहाँ आ गए। जरूर कोई मुनाफे की बात करने आए होगे। अरे सरपंच जी, आप तो अंतर्यामी हैं। मंगलू भैया के पास बहुत अच्छी सी तरकीब आई है, उसी को सुनाने हम यहाँ आए हैं। मंगलू सरपंच को अपनी तरकीब सुनाता है और कहता है, सरपंच जी सोचिए, अगर हमें फसल 2 महीने में ही मिलने लग जाए तो हम साल में 6 बार खेती कर पाएंगे। हम गेहूं, चावल और दाल की खेती करके बहुत सारे मुनाफे बटोर लेंगे। लेकिन ये कैसे होगा? हमें सूर्य देव को हवन और पूजा करके खुश करना होगा। जितनी रोशनी हमारे खेतों को मिलेगी, उतनी हमारी फसल उपजाऊ होगी। हम उन्हें प्रसन्न करेंगे और हमारी बातें जरूर मानी जाएंगी। मैं हवन का इंतजाम आज से ही कर देता हूँ। कल सुबह से पूजा हम शुरू कर देंगे। दीपू, मंगलू और सरपंच ने मिलकर हवन करना शुरू किया। पूरे 1 दिन तक हवन चला और सूर्य देव प्रसन्न होकर उनके सामने उपस्थित हो गए। तुमने मुझे खुश कर दिया। मांगो जो मांगना है। हे सूर्य देव, हम चाहते हैं कि 2 सूरज उगे, उससे हमारे खेतों की नमी चली जाएगी और हमें ज्यादा रोशनी मिलेगी, जिससे हमारे खेत बहुत उपजाऊ हो जाएंगे और हम धरती वासियों की बहुत सारी परेशानियां ठीक होने लगेंगी। तथास्तु बालक, अब से धरती पर 1 नहीं 2 सूरज उगेंगे। सूर्य देव इतना कहकर वहाँ से चले गए और अगले दिन से 1 नहीं बल्कि 2 सूरज उगने लगे। 2-2 सूरज उगने के कारण पूरे धरती पर खेती उपजाऊ होने लगी। मंगलू और दीपू बहुत खुश हुए। 2-2 सूरज होने की वजह से गांव में लू चलने लगी। आसमान से मानो आग का गोला गिर रहा हो, इतनी गर्मी होने लगी। खेतों में फसल कटने का समय आ गया। 2 महीने में ही सारे खेत फसल से बाहर हो गए। इस बार हमें पिछली बार से ज्यादा मुनाफा होगा। ये 2-2 सूरज उगने के कारण होगा। हर बार मेरी तरकीब काम आती है। भैया, लेकिन हमें और लोगों को गर्मी भी बहुत लग रही है। कुएं और तालाब का पानी भी सूखने लगा है। पंछी और जानवरों को पानी ना मिलने की वजह से बहुत तकलीफ भी हो रही है। ओफो, अब जब मुनाफा होगा तो कुछ ना कुछ बुरा तो होगा ही। इतना तो प्रकृति का नियम होता ही है। सोचो, अगर 3 सूरज उगे तो हमारी फसल 1 महीने में ही तैयार हो जाएगी और मुनाफा 3 गुना ज्यादा होगा। लेकिन ऐसा कैसे होगा? आप फिर से हवन करके सूर्य देव को बुलाएंगे? ऐसा मत कीजिए, हम पहले से मुसीबत में पड़ रहे हैं।
और मुसीबत मत बढ़ाइए। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। चलो हट जाओ रास्ते से। मंगलू वहाँ से चला जाता है और अकेले ही हवन करना शुरू कर देता है। वो पूरे 3 दिन तक हवन करता है। तीसरे दिन सूर्य देव प्रकट हो जाते हैं। तुम्हें क्या चाहिए पुत्र? मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हो गया। मांगो जो मांगना है। क्या आप धरती पर 3 सूरज उगा देंगे? इससे हम धरती वासियों का और मुनाफा और मदद होगी। सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। तथास्तु बालक, अब से मैं 3 बार उगूंगा। धरती लोक पर 3 सूरज नजर आएंगे। दूसरे ही दिन 3 सूरज दिखने लगता है। लोगों का गर्मी के कारण बुरा हाल हो गया। पूरे गांव वाले मंगलू और दीपू से परेशान हो गए। 3 सूरज की वजह से मानो आग की बारिश होने लगी। लोग परेशान होने लगे। नदी और तालाब का पानी सूखने लगा। सारे बर्फ पिघलने लगे। ज्यादा गर्मी होने की वजह से लोग घर पर ही रहने लगे। बाहर परिंदा भी नजर नहीं आता था। मंगलू भैया, मुझे पता है ये सब आपका ही किया धरा है। देखिए पूरी धरती कैसे परेशान हो रही है और आप हैं कि यहाँ बैठे हैं। बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है आपने। कौन सा अनर्थ? फसल का मुनाफा तुम्हें भी तो हुआ। तुम क्यों इतना चिढ़ रहे हो? अगर इतनी गर्मी रही तो हमारा पूरा खेत बंजर हो जाएगा। ज्यादा गर्मी के कारण अकाल पड़ जाएगा। इतना कहकर दीपू सरपंच जी के पास चला गया और कहने लगा, सरपंच जी, मंगलू भैया से बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है। लोग मर जाएंगे। हमें इसका कुछ उपाय निकालना होगा, वरना पूरी धरती का सर्वनाश हो जाएगा। मंगलू को मैंने पहले ही समझाया था, फिर भी वो नहीं माना। अब हम सब गांव वालों को हवन करना होगा, तब कहीं सूर्य देव आएंगे और इसका समाधान करेंगे। सरपंच जी ने पूरे गांव को जमा किया और हवन के बारे में समझाया और कहा, हम सबको एकजुट होकर सूर्य देव को खुश करना होगा। अरे मंगलू के मुनाफे के चक्कर में हमारे जीवन का घाटा हमें नजर आ रहा है। सरपंच जी, बात बिल्कुल सही है। हमें इस चीज का नुकसान और नहीं सहना। हमारे घरों में बस एक टंकी पानी बचा है, वो खत्म हो जाए उसके पहले हमें ये सब ठीक करना है। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। चलिए सरपंच जी, हवन की तैयारी करते हैं। पूरे गांव वालों ने मिलकर हवन करना शुरू कर दिया। दीपू के साथ मंगलू भी वहां पर आ गया। हवन शुरू होने के कुछ ही देर में सूर्य देव वहां पर आ गए और उन्होंने कहा, बताइए क्या परेशानी है? पूरे गांव ने मुझे पुकारा। सूर्य देव को पूरे गांव वालों ने नमन किया और सरपंच ने कहा, हमें माफ करिए गुरुवर, हमसे गलती हो गई। हम फिर से पहले जैसी धरती चाहते हैं, जहाँ सिर्फ एक ही सूर्य हो। मंगलू अभी नादान है, मुनाफे के लालच में कई चीजों का सौदा कर बैठा। अवश्य मैं ये बात स्वीकार करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? कैसी शर्त? अब से कोई भी ऐसा दोबारा नहीं करेगा, ना लालच में आकर, ना किसी मोह माया में फंसकर। मैं मंगलू को माफ कर दूंगा और सब पहले जैसा कर दूंगा। हमें ये बात मंजूर है सूर्य देवता, हम आइंदा कभी ऐसा नहीं होने देंगे। सूर्य देव ने मंगलू को माफ कर दिया। फिर से लोग खुशी से जीने लगे। पंछी उड़ने लगे। जानवरों का चहल पहल शुरू हो गया। हरियाली आ गई। मंगलू और दीपू ने कसम खाई कि दोबारा लालच कभी नहीं करेंगे। पूरा गांव खुशी खुशी रहने लगा। मुंबई शहर के नजदीक रामपुर नाम का एक छोटा सा आधुनिक गांव था। उस गांव में अभिमन्यु नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी निधि के साथ एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता था। बाहर से आने जाने वाले सभी व्यक्ति ज्यादातर अभिमन्यु के रेस्टोरेंट में ही भोजन करना पसंद करते थे। अभिमन्यु की पत्नी ग्राहकों के लिए भोजन अपने हाथों से तैयार करती थी। एक दिन की बात है, बैंक का मैनेजर ताराचंद अपनी पत्नी अनीता के साथ अभिमन्यु के रेस्टोरेंट में भोजन करने के लिए आया। तुम्हारे रेस्टोरेंट की चाउमीन की प्रशंसा तो दूर दूर तक है। आज मेरी पत्नी का चाउमीन खाने का मन हुआ तो मैंने सोचा कि सीधा तुम्हारे रेस्टोरेंट में ले आऊं। जी बिल्कुल, क्या है कि ग्राहकों के लिए मेरी पत्नी स्वयं भोजन तैयार करती है। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से एक एक प्लेट चाउमीन लगवाओ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अभिमन्यु ने खुशी खुशी ताराचंद और उसकी पत्नी को एक एक प्लेट चाउमीन लगवा दी।
वाकई अभिमन्यु, जैसा सुना था वैसा ही पाया। मुझे आपसे एक बात भी करनी है ताराचंद जी। इस महीने मैं बैंक की इंस्टॉलमेंट नहीं चुका पाऊंगा। मेरा बेटा मुंबई शहर में पढ़ता है और उसकी इस महीने फीस जमा होनी है। अरे तो इसमें चिंता की क्या बात है, तुम कहीं भागे थोड़ी ना जा रहे हो। और वैसे भी मैं तो तुम्हें 2 गुना लोन देने के लिए तैयार हूँ। मैं तो कहता हूँ कि तुम इस रेस्टोरेंट को और बढ़ा लो, इसे एक बहुत अच्छे होटल में कन्वर्ट कर दो। नहीं ताराचंद जी, मैं अपने इस छोटे से रेस्टोरेंट में ही बहुत खुश हूँ। मैं और बैंकों के चक्कर काटने से बच गया। ताराचंद रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया और अभिमन्यु के रेस्टोरेंट के ठीक सामने बने एक बड़े से रेस्टोरेंट को देखकर मुस्कुराने लगा। ये तो अभिमन्यु के रेस्टोरेंट से बड़ा और काफी अच्छा मालूम होता है। हाँ, रेस्टोरेंट अभिमन्यु के रेस्टोरेंट से काफी बड़ा है। ये ब्रजेश का रेस्टोरेंट है, लेकिन फिर भी आसपास के लोग अभिमन्यु के रेस्टोरेंट का खाना ही पसंद करते हैं। बैंक मैनेजर ताराचंद अपनी पत्नी के साथ कार में बैठकर चला गया। उसकी बातें दूसरे रेस्टोरेंट का मालिक ब्रजेश अपने नौकर सत्यम के साथ पीछे से चुपके से सुन रहा था। सुना मालिक, एक तो इस बैंक मैनेजर ने आपके लोन की फाइल रिजेक्ट कर दी, ऊपर से ये अभिमन्यु के रेस्टोरेंट के भोजन की तारीफ और कर रहा है, वो भी अपनी पत्नी के सामने, और हमारे रेस्टोरेंट की बुराई कर रहा है। अगर ऐसा ही रहा ना तो वो दिन दूर नहीं कि हमारे रेस्टोरेंट में बड़े बड़े और मोटे ताले लगते हुए नजर आएंगे। तुमसे कितनी बार बोला है सत्यम कि अच्छा अच्छा बोला करो, वो दिन कभी नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा मालिक? देखिए ना, दिन ब दिन हमारे रेस्टोरेंट में ग्राहकों की संख्या कम होती जा रही है। ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है सत्यम, कि अभिमन्यु के रेस्टोरेंट की वजह से मुझे बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। अभिमन्यु के रेस्टोरेंट में सारा भोजन उसकी पत्नी निधि तैयार करती है। आप भी अपने रेस्टोरेंट का भोजन अपनी पत्नी से तैयार क्यों नहीं करवाते? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मेरी पत्नी को तो भोजन बनाना ही नहीं आता। पिछली बार तुमने खुद उसके हाथ के बने हुए आलू के पराठे खाए थे और अगले दिन तुम बीमार पड़ गए थे। इसमें तो कोई शक नहीं। चिंता मत करो सत्यम, मेरे दिमाग में एक योजना है। मुझे पता लगा है कि बैंक मैनेजर ताराचंद का ट्रांसफर कुछ ही दिनों में हो जाएगा और नया बैंक मैनेजर मेरा बहुत दूर का रिश्तेदार है। अभिमन्यु के रेस्टोरेंट में सारे पैसे बैंक के लगे हुए हैं और उसकी जमीन बैंक के पास गिरवी रखी हुई है। मैं अपनी खोपड़ी से ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि अभिमन्यु सड़क पर आ जाएगा। अपने रेस्टोरेंट के अंदर जाकर बैठ गए। तभी वहां पर एक अजीब सा दिखने वाला व्यक्ति, जिसने बहुत गंदा कोट पहन रखा था, रेस्टोरेंट में आकर बैठ गया। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से बर्गर, पिज्जा और एक ब्लैक कॉफी लेकर आओ। सत्यम उस व्यक्ति को देखकर बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला, तुमने कितने गंदे कपड़े पहन रखे हैं। जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो, जानते भी हो वो कुर्सी कितनी महंगी है। तुम्हारी वजह से ये कुर्सी भी गंदी हो गई। किस तरह के व्यक्ति हो तुम? तुम्हारे मालिक ने तुम्हें ग्राहकों का सम्मान करना नहीं सिखाया? तुम्हें पता नहीं ग्राहकों से किस तरह से बात की जाती है? हाँ, मुझे सिखाया है, मुझे सब पता है ग्राहकों से कैसे बात की जाती है। ग्राहक भी तुम्हारे जैसे गंदे कपड़े पहनकर इतने आलीशान और अच्छे रेस्टोरेंट में नहीं आते। बस बहुत हो गया, अब तुम मेरा अपमान कर रहे हो। देखो, तुम मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ, और हाँ, किसी भी व्यक्ति के कपड़ों से उसके व्यक्तित्व का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कभी कभी आंखों के सामने नजर आने वाला सच भी सच नहीं होता। लगता है कोई पुरानी घिसी पिटी हिंदी पिक्चर देखकर आए हो तुम। तभी वहां पर ब्रजेश आ गया। क्या हुआ सत्यम, क्या बहसबाजी हो रही है? देखिए ना मालिक, इस व्यक्ति ने कितने गंदे कपड़े पहन रखे हैं। इसके कोट की हालत देखिए, ऐसा लगता है जैसे कि सालों से कोट की धुलाई ही नहीं हुई है। ऊपर से ये व्यक्ति आपके ऊपर आरोप लगा रहा है। मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है? मैं कुछ समझा नहीं। बोल रहा है कि तुम्हारे मालिक ने तुम्हें ग्राहकों से बात करने की तमीज नहीं सिखाई। हाँ, तो क्या गलत बोल रहा हूँ मैं? तुम्हारा नौकर मेरा ऑर्डर लेने की बजाय मेरे कपड़ों को देख रहा है। इस रेस्टोरेंट में तुम्हारे जैसे गंदे दिखने वाले व्यक्ति नहीं आते। मेरे नौकर ने बिल्कुल सही कहा। मुझे भी शक है कि तुम्हारी जेब में पैसे होंगे या नहीं। तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है, वो सामने वाले उस रेस्टोरेंट में है। जाओ, जाकर वहीं बैठो। ब्रजेश की बात सुनकर
वो व्यक्ति क्रोधित होकर उठकर खड़ा हो गया और सीधा अभिमन्यु के रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गया। जी क्या लेंगे आप? मुझे एक चीज बर्गर और बढ़िया सी ब्लैक कॉफी। जी अभी लगवाता हूँ। अभिमन्यु ने तुरंत उस व्यक्ति का ऑर्डर लगवा दिया। वो व्यक्ति बर्गर और ब्लैक कॉफी पीकर बहुत खुश होकर बोला, वाकई मैंने तुम्हारे रेस्टोरेंट की प्रशंसा सुनी थी। लोग तुम्हारे रेस्टोरेंट की बिल्कुल सही प्रशंसा करते हैं और तुम्हारी ब्लैक कॉफी पीकर तो मुझे मजा आ गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर वो व्यक्ति अपनी जेब टटोलने लगा। कुछ देर बाद वो अभिमन्यु की ओर देखकर बोला, मुझे माफ करना यंग मैन, मैं अपना वॉलेट घर पर ही भूल आया। कोई बात नहीं, जब आपकी मर्जी हो आप आकर पैसे दे जाना। तुम तो वाकई बहुत अच्छे इंसान हो। एक तुम हो और एक तुम्हारा पड़ोसी जिसमें ग्राहकों से बात करने की तमीज भी नहीं है, और मैं तुम्हारे स्वभाव से बहुत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर उस व्यक्ति ने एक छोटा सा चमकने वाला हीरा अभिमन्यु को पकड़ा दिया। ये तो डायमंड है, ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? नहीं, ये डायमंड नहीं है बेटा, ये एक गैजेट है। कुछ समय के बाद हो सकता है कि तुम्हें इसकी आवश्यकता पड़े। इसे अपने पास संभाल कर रखना। अगर जीवन में कभी दोबारा मुलाकात हुई तो मैं तुम्हें अपने बारे में जरूर बताऊंगा। इतना कहकर वो व्यक्ति वहां से चला गया। उसके जाते ही निधि अभिमन्यु से बोली, कौन था ये? पता नहीं निधि, लेकिन वो जो भी था उसकी आंखों को देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वो कोई बहुत ही बड़े व्यक्तित्व का मालिक हो। लेकिन उसने कपड़े तो काफी गंदे पहन रखे थे। किसी के कपड़ों को देखकर उसके व्यक्तित्व का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता निधि। उसकी आंखों की चमक और चेहरे की झुर्रियां सब कुछ कह देती हैं। बस पढ़ने वाला होना चाहिए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और एक दिन बैंक मैनेजर ताराचंद का ट्रांसफर हो गया और उसकी जगह ब्रिजेश का रिश्तेदार टिल्लू मैनेजर बनकर बैंक में आया। ब्रिजेश टिल्लू की चापलूसी करता हुआ बैंक में पहुंचकर बोला, मैं आपका काफी दिनों से इंतजार कर रहा था। मैं जानता हूँ ब्रिजेश, इस गांव में मेरा ट्रांसफर करने के लिए तुमने कितनी मेहनत की है। आपके जैसा ईमानदार बैंक मैनेजर आज के दौर में कहाँ है? तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे रेस्टोरेंट के सामने अभिमन्यु नाम का व्यक्ति रेस्टोरेंट चलाता है। उसके रेस्टोरेंट में सारा पैसा बैंक का लगा हुआ है, लेकिन वो अपने आप को बैंक का मालिक समझता है। उसकी जब मर्जी होती है वो बैंक की इंस्टॉलमेंट चुकाता है और जब मर्जी नहीं होती नहीं चुकाता। नियम के मुताबिक उसे 1 साल के अंदर अपना लोन क्लियर कर देना था, मगर आज उसके लोन को पूरे 3 साल हो चुके हैं। पिछले वाले बैंक मैनेजर उसके फेवर में रहते थे। मैं चाहता हूँ कि आप अपना सारा पैसा उससे ले लीजिए। अब तुम्हारा दूर का रिश्तेदार हूँ ब्रिजेश, तो तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, लेकिन तुम तो जानते हो कि रिश्तेदारी से ही सब कुछ नहीं होता। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी मैं आपके एक एक शब्द का मतलब समझ गया। आपके घर पर आपका इनाम पहुंच जाएगा। तो फिर निश्चिंत होकर सो जाओ। 24 घंटे में अभिमन्यु सड़क पर आ गया, इस बात की खबर तुम्हें मिल जाएगी। अगले दिन बैंक मैनेजर टिल्लू सारे पेपर लेकर अभिमन्यु के रेस्टोरेंट में पहुंच गया और बैंक के सारे पैसे एक साथ देने की बात करने लगा। मैं सारे पैसे एक साथ नहीं दे सकता, मुझे कुछ तो वक्त दीजिए। बैंक ने तुम्हें 1 साल का वक्त दिया था, लेकिन पिछले वाले मैनेजर साहब ने तो कभी भी ऐतराज नहीं जताया। वो पिछले वाले मैनेजर थे, मैं नया मैनेजर हूँ। तुम्हारे पास 1 दिन का वक्त है। 1 दिन के अंदर अंदर 25 लाख रुपए बैंक में जमा करा दो, नहीं तो तुम्हारे इस रेस्टोरेंट पर बैंक कब्जा कर लेगी। और याद रखना, मुझे इसका पूरा अधिकार है। इतना कहकर टिल्लू वहां से चला गया। अभिमन्यु बेचारा 1 दिन में इतने पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया। बैंक मैनेजर ने बड़ी चालाकी से अभिमन्यु का घर और रेस्टोरेंट कब्जा लिया और अभिमन्यु को घर से बाहर निकाल दिया। वो दोनों पति पत्नी 2 दिन से भूखे प्यासे थे कि तभी अभिमन्यु को अचानक कुछ याद आया। उसने अपनी कोट की जेब से वही हीरा निकाल लिया। ये तो वही हीरा है ना जो वो गंदा दिखने वाला व्यक्ति देकर गया था। सोच रहा हूँ इस हीरे को बाजार में बेच दूं। अचानक वो हीरा उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया और चारों ओर रंग बिरंगे किरणें फैल गईं। देखते ही देखते अभिमन्यु के सामने एक रेस्टोरेंट खड़ा था।
ये कैसे संभव हो सकता है? क्या वो कोई जादूगर था? नहीं निधि, मुझे याद आ गया। उस व्यक्ति ने कहा था कि ये कोई हीरा नहीं बल्कि गैजेट है। ये तो एक अंदर से बहुत आलीशान रेस्टोरेंट लगता है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। निधि और अभिमन्यु उस रेस्टोरेंट के अंदर घुस गए। उन्होंने देखा कि उस रेस्टोरेंट के अंदर वेटर के रूप में रोबोट काम कर रहे थे। मिस्टर, आपका स्वागत है रेस्टोरेंट के नए मालिक और आपका भी मिस। अभिमन्यु खुशी से चीखते हुए बोला, ये तो कमाल हो गया निधि। बोलिए मालिक, इस रेस्टोरेंट को कहां पर लेकर चलना है? क्या मतलब? इस रेस्टोरेंट को आप अपनी मर्जी से जहां चाहे ले जा सकते हैं। ये आपका हर आदेश मानेगा। मैं समझ गया, ये एक नई तकनीक से बना हुआ रेस्टोरेंट है। ये विज्ञान का चमत्कार है। मैं समझ गया, वो व्यक्ति बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। उस दिन के बाद अभिमन्यु और उसकी पत्नी उसी चलने वाले रेस्टोरेंट में घर घर जाकर सेवा देने लगे। कुछ ही महीने में अभिमन्यु के चलने वाले रेस्टोरेंट का नाम पूरे गांव और आसपास के शहरों में प्रसिद्ध हो गया। अब किसी को भी कुछ भी खाने की जरूरत होती तो अभिमन्यु का रेस्टोरेंट चलकर उसके पास पहुंच जाता। अभिमन्यु ने कुछ ही महीने में बैंक की सारी रकम चुका दी। कुछ कीजिए मालिक, आपने तो उसे सड़क पर ला दिया था, मगर वो तो सड़क पर चलने वाला ही रेस्टोरेंट ले आया। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा सत्यम कि ये चमत्कार हुआ कैसे। पहले तो मेरे रेस्टोरेंट में फिर भी 1-2 लोग आ जाते थे, अब तो उन्होंने भी आना बंद कर दिया है। कौन सी भूल में बैठे हैं मालिक? आपके रेस्टोरेंट में पिछले 2 महीने से कोई ग्राहक नहीं आया। मैं ही बैठा हुआ मक्खियां मार रहा हूँ। चिंता मत करो, मैं आज इस अभिमन्यु का किस्सा ही समाप्त कर दूंगा। आप क्या करेंगे मालिक? मैं उस रेस्टोरेंट को बम से उड़ा दूंगा। सुना है कि जिसको जरूरत होती है वो रेस्टोरेंट स्वयं वहां पहुंच जाता है। इस बार उस रेस्टोरेंट को तुम अपने घर के पास बुलाना, उसके बाद वहीं पर ये सारा खेल खत्म कर देंगे। ब्रिजेश के कहने पर सत्यम ने उस रेस्टोरेंट को अपने घर के पास बड़ी चालाकी से बुला लिया। ब्रिजेश और सत्यम चुपके से उस रेस्टोरेंट में घुस गए। ब्रिजेश के हाथों में एक बड़ा सा बम था, मगर अचानक रेस्टोरेंट में सायरन बजने लगे और एक रोबोट की सेना ने ब्रिजेश और सत्यम को घेर लिया। तुम्हारे हाथों में बम है, ये कैसे संभव है? तुम्हें कैसे पता चला? तभी वहां पर अभिमन्यु और निधि आ गए। मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी ब्रिजेश कि तुम ऐसी ही गिरी हुई घटिया हरकत करोगे। अभिमन्यु ने इतना कहा ही था कि तभी वहां पर वही गंदा सा दिखने वाला व्यक्ति जो अब बहुत साफ सुथरे कपड़े पहना हुआ था, मुस्कुराता हुआ आया। मुझे देखकर तुम लोग इस तरह से हैरान मत हो। मेरा नाम प्रोफेसर हॉकिंस है। मैं एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ। दरअसल इस चलने वाले रेस्टोरेंट को बनाने में मुझे काफी साल लग गए। उस दिन मैं इस प्रयोग में सफल हो गया था और खुशी के मारे मैं अभिमन्यु के रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए आया था, मगर बाहर मैंने ब्रिजेश की और उसके नौकर की बातें चुपके से सुन ली थी। मैं समझ गया कि ये अभिमन्यु के लिए आने वाले फ्यूचर में कोई ना कोई मुसीबत खड़ी जरूर करेंगे। लेकिन तुम चिंता मत करो, ये अब तुम्हारा ही रहेगा। मैं इस जैसे और गैजेट्स बना लूंगा। पुलिस ने सत्यम और ब्रिजेश को अरेस्ट करके जेल भेज दिया। अभिमन्यु के पास आज भी वो चलने वाला रेस्टोरेंट मौजूद है। एक सदी की बात है जब अंग्रेजों का भारतवर्ष पर कहर फैला हुआ था। जो भी उनके खिलाफ बगावत करता वो उसे अपने बदबूदार जेल में डाल देते। आखिर कब तक इन अंग्रेजों की गुलामी हमें सहनी पड़ेगी? यहाँ रहते रहते 14 साल हो गए हैं। कुछ दिनों में हम बस यहाँ से छूट जाएंगे, लेकिन हम बाहर जाकर करेंगे क्या? मैं तो सबसे पहले अपने परिवार से जाकर मिलूंगा। मेरी बेटी बहुत बड़ी हो चुकी होगी। पिछले 14 साल से मैंने उसे देखा तक नहीं है। कमल और करिया अंग्रेजों के झूठे आरोपों की वजह से कैद हो गए थे। पूरे 14 साल जेल में बिताने के बाद आखिर उनके छूटने का दिन आ गया था। दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सबक सीख कर जाओगे और तुम भी उम्मीद करना कि हम दोबारा नहीं मिलेंगे। कमल और करिया जेल से छूटकर तुरंत अपने घर जाते हैं। दोनों एक ही गांव के निवासी थे।
कमल अपने परिवार अपनी बेटी विद्या से मिलने के लिए बड़ा ही खुश होता है और जैसे ही घर जाता है वहाँ जाकर देखता है कि वहाँ पर एक टूटी फूटी मकान है। सुषमा, पायल, कहाँ हो तुम दोनों? देखो मैं आ गया। कुछ देर आवाज लगाने पर भी वहाँ कोई नहीं आया। तब गांव के एक घुम्मड़ काका ने कमल से कहा, कौन हो तुम बेटा और किसे आवाज लगा रहे हो? अरे घुमक्कड़ काका, आप तो बूढ़े हो गए, मुझे पहचाना? मैं कमल, आज ही जेल से छूटा हूँ। अरे आओ आओ कमल बेटा आओ। तुम्हारी तबीयत कैसी है? वो सब छोड़िए, मुझे ये बताइए कि मेरी पत्नी और मेरी बेटी कहाँ हैं? मेरी आंखें उन्हें देखने के लिए तरस गई हैं। क्या बताऊं बेटा, तुम्हारे जेल जाने के बाद तुम्हारे घर का बुरा हाल था। सुषमा बेचारी लोगों के घरों में जाकर झाड़ू बर्तन करती थी और तुम्हारी बेटी पढ़ाई के लिए तरस रही है। भगवान ने मेरे परिवार का बहुत बुरा हाल किया है। मैं अब क्या करूं जिससे मेरा परिवार सही सलामत रहे? लेकिन ये दोनों हैं कहाँ? तुम्हारी बेटी और पत्नी हमारे गांव के उस जंगल के पास ही रहते हैं। आजकल सुषमा वहाँ लकड़ियाँ काटकर अपना घर चला रही है। जाओ जाकर मिल लो। चाचा की बात सुनते ही कमल अपने परिवार से मिलने जंगल की तरफ चला गया और वहाँ जाकर अपने परिवार को बुरी स्थिति में देखकर उसके आंखों से आंसू बहने लगे। सुषमा, देखो मैं आ गया, चलो अब घर चलो। अब आए हैं आप, जब हमारा परिवार ही नहीं बचा, और क्या करेंगे उस घर में ले जाकर? वहाँ ना तो कुछ खाने को है और ना ही रहने के लिए कुछ बचा है। तुम उसकी चिंता मत करो और मेरे साथ चलो, और पायल को भी साथ ले लो। नहीं पिताजी, मुझे तो आपको पिताजी कहने में भी शर्म आती है। सबने हमें ताने मार मार कर ये हालत कर दी हमारी। अब आप मुझसे तभी मिलने आना जब आप काबिल बनकर लौटना। कमल अपने परिवार को बिखरता हुआ देख चुका था। वो वहाँ से चुपचाप मायूस होकर चला जाता है और सारी बातें करिया को बताता है। मैं जानता हूँ दोस्त, हम देश के लिए जेल गए और देश आज हमारा ये हाल कर रहा है। क्यों ना हम नौकरी ढूंढे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटा मोटा काम हमें मिल ही जाएगा। कमल और करिया कई जगह काम मांगने जाते हैं, लेकिन उनके जेल जाने की वजह से उन्हें कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। पूरा कस्बा गांव सब छान मार लिया, कहीं कोई काम नहीं है। चलो वहाँ देखें, वहाँ एक भोजनालय नजर आ रहा है, जाकर देखते हैं कहीं वहाँ कुछ काम लायक मिल जाए। कमल और करिया वहाँ जाकर काम मांगने की कोशिश करते हैं। तब वहाँ की मालकिन उनसे कहती है, चले जाओ यहाँ से, तुम चोरों का क्या भरोसा, कहीं मेरे ही यहाँ कोई लूटपाट कर दी तो? चले जाओ यहाँ से। करिया और कमल वहाँ से भी निराश होकर चले जाते हैं। कई दिनों तक प्रयास करने के बाद भी उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। तब कमल कहता है, ये सब उस जेल की वजह से हुआ है, ना हम जेल जाते ना ये सब होता। तो चलो उसी जेल के पास। कमल और करिया उस जेल के पास जाते हैं जहाँ वो 14 साल से रह रहे थे और वहाँ जाकर उसी अंग्रेज जेलर से कहते हैं, तुमने हमें बेमतलब के 14 साल जेल में रखा, जिस वजह से ना तो हमारे पास काम है और ना ही खाना, और हमारा परिवार तो हमसे मिलने से भी डर रहा है। तुम जैसे 2 कौड़ी के कैदी फिर से इस जेल में आ गए, तो तुम क्या चाहते हो कि तुम्हें हम और क्या दें? आप हमें काम दीजिए और क्या, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं तंग आ गया हूँ तुम जैसों से मिल मिलकर। हमेशा तुम्हारे जैसे कैदी यहाँ आकर काम की भीख मांगते हैं। क्या कहा? हमारे जैसे और हैं? क्या तुम बता सकते हो कि वो कहाँ मिलेंगे? खुद जाकर देख लो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। कमल और करिया सारे बेरोजगार जेल कैदियों को ढूंढने लगे। देखते ही देखते कई सारे कैदियों को जमा करने के बाद कमल उनसे कहता है, हम सबके पास कुछ काम नहीं है, लेकिन अगर हम मिल के कुछ करें तो हमारे पास ढेर सारे काम आ जाएंगे। लेकिन कमल भाई, हम करेंगे भी क्या? ना तो हमें कुछ आता है और ना ही कुछ सामान है करने के लिए। बिल्कुल, हमें तो समाज ने भी ठुकरा दिया है। इन सब के बीच अब नया क्या करें?
तुम सब बस खाना खाना जानते हो क्या? उसके अलावा कुछ भी नहीं। लानत है तुम सब पर। लेकिन ये खाना बनाना भी जानता है। खाने पीने से याद आया कि हम एक होटल खोल सकते हैं जिसे हम सब लोगों को खाना खिलाकर पैसे कमा सकें। नहीं, ये सब नहीं करना। मैं इस चीज में नहीं हूँ। कमल भाई, हम कुछ राशन उधार लेकर अपना होटल खोल सकते हैं। हमें बस अच्छी जगह की तलाश है। जगह की चिंता मत करो। मेरे गांव का घर किस दिन काम आएगा? हम कल ही वहाँ पर जेल होटल खोलेंगे। सारे जेल के भाई बंधु उस होटल को चलाएंगे। करिया और कमल ने मिलकर कमल के घर को एक जेल जैसे रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया, जो गांव के बिल्कुल पास में ही था। सारे कैदी गांव-गांव जाकर अपने जेल रेस्टोरेंट का प्रचार करने लगे। देखते ही देखते कुछ समय बीत चुके थे। कमल का जेल रेस्टोरेंट चलने लगा था। कमल और उसके साथी कैदियों की मेहनत रंग ला रही थी। भाई साहब, क्या आप मुझे आलू का पराठा और सरसों की सब्जी देंगे? हाँ बिल्कुल, मिलेगा ना। आप जाकर टेबल पर बैठ जाइए। जेल रेस्टोरेंट है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम हमें जेल जैसा ही खाना दो। याद रखना, मैं बहुत खतरनाक हूँ। एक तरफ सारे जेल के कैदी खुश थे कि अपनी सजा काटने के बाद यही एक समय था जहाँ पर वो अपने परिवार से जुड़ने लगे थे। कमल का परिवार भी आकर जेल रेस्टोरेंट में मेहनत किया करता था, लेकिन दूसरी तरफ जेल के अंग्रेज जेलर को कैदियों के इस हलचल के बारे में पता चल गया था। मैंने सुना है कि ये जेल से छूटे हुए कैदी कुछ हलचल कर रहे हैं। क्या करे मालिक, इन्हें फिर से अंदर कर दें? हमें इनकी गुलामी ही चाहिए। इन्हें मिलावट का खाना बनाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लो। और वैसा ही हुआ। अंग्रेज और उसके सिपाही अगले ही दिन जेल रेस्टोरेंट में पहुंचकर उन्हें मिलावट के सामान बेचने के जुर्म में गिरफ्तार करना चाहते हैं। मैं तुम सबको नकली जहरीला खाना बनाने के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूँ। तुम 2 कौड़ी के लोग जेल में ही रहना डिजर्व करते हो, ना कि जेल के बाहर। और जैसे ही अंग्रेज जेलर और उसके सिपाही वहां उन्हें गिरफ्तार करने लगे, सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए और उनसे कहने लगे, तुम सब यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। हम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। लगता है तुम्हें भी मुझे गिरफ्तार करना पड़ेगा। अंग्रेज के इतना कहते ही घुम्मड़ काका ने अपने थैले में रखा हुआ दिव्य अगरबत्ती का राख निकालते हैं और उनसे कहने लगते हैं, ये मेरे हाथ में जो दिव्य अगरबत्ती का राख दिख रहा है ना, ये जादुई है। अगर इसे मैंने तुम्हारे ऊपर डाल दिया तो तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा। मैं इन सब अंधविश्वासों को नहीं मानता। घुम्मड़ काका ने उनके ऊपर अगरबत्ती का राख डाल दिया, जिससे अंग्रेजों को दिखाई देना बंद हो गया। अरे, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ओह माय गॉड, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मुझे माफ कर दो, मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। अभी सिर्फ दिखाई देना बंद हुआ है, चले जाओ वरना सब बंद हो जाएगा। घुम्मड़ काका की इस जादुई राख ने जेल रेस्टोरेंट को बचा लिया। सारे गांव वालों ने मिलकर एकता से उनका सामना किया और उन्हें अपने गांव से भगा दिया। सोनपुर गांव बम्बू की खेती के लिए मशहूर था। वहां पर सालों से बम्बू की बहुत अच्छी खेती होती थी। दिनेश का भी एक छोटा सा बम्बू का खेत था। उसका बेटा राजेश भी उसी के साथ काम करता था। अरे राजेश, हमारे जो बम्बू का ऑर्डर आया था, क्या तुमने उसे भिजवा दिया है? अरे हाँ पापा, मैंने तो कल शाम को उसे भिजवा दिया था। अगर उन्हें समय से ऑर्डर मिल जाएगा तो आज शाम तक हमारा पेमेंट भी हो जाएगा। शाम हो जाती है और दिनेश के घर के बाहर एक बम्बू लदा ट्रक खड़ा होता है। अरे, ये ट्रक वापस क्यों आ गया? इसे तो बम्बू उतार कर पेमेंट लेकर आना था। दिनेश अंदर से राजेश को बुलाता है। राजेश अंदर से आता है। वो बहुत दुखी लग रहा होता है। राजेश, ये देखो ना, ये ट्रक वापस आ गया। अरे हाँ पापा, मैं जानता हूँ। मुझे शहर से बम्बू के खरीदारों का फोन आया था। उन्हें हमसे कम दामों में कहीं से बम्बू मिल रहा है, इसलिए अब वो हमसे बम्बू नहीं खरीदेंगे। अरे, लेकिन वो बिना बताए ऐसा कैसा कर सकते हैं? हमें पैसों की कितनी जरूरत है। अब हम इतने सारे बम्बू का क्या करेंगे?
तुम उनसे कहो कि हम भी बम्बू कम दामों में दे देंगे। अरे पिताजी, मैंने उनसे बात की, पर वो अब किसी भी तरह से हमारे बम्बू लेने को तैयार नहीं है। अरे मैंने तो उन्हें ये भी कहा कि मैं आधे दामों में ही बम्बू देने को तैयार हूँ, पर वो फिर भी नहीं माने। दिनेश और राजेश को इस ऑर्डर से बहुत उम्मीद थी। कुछ दिनों से उनका कारोबार वैसे भी ठीक नहीं चल रहा था और अब इतने बड़े ऑर्डर के वापस आ जाने से उनको भविष्य में अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। एक दिन राजेश दिनेश के पास जाता है और कहता है, अरे पापा, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने सोच लिया है कि अब हम इतने सारे बम्बू का क्या करेंगे। क्या करोगे तुम बेटा? मुझे तो कोई उपाय नहीं सूझ रहा। मैंने तो अपने सारे दोस्तों से मदद मांगने की कोशिश की, पर कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। अब सभी की हालत खराब है। मार्केट में बम्बू के दाम भी गिरते जा रहे हैं। अरे हाँ पापा, इसलिए मैंने सोचा है कि अब हम बम्बू का कारोबार नहीं करेंगे। अरे बेटा, हमारे पास और है ही क्या? हम और क्या कर सकते हैं? अरे पिताजी, अब हम पिज्जा बनाएंगे। है? क्या? पिज्जा? वो कैसे? पापा, मेरे दोस्त का शहर से फोन आया था। मैंने उसे अपने हालात बताए तो उसने मुझे एक बहुत अच्छा उपाय बताया। शहर में पिज्जा का बहुत क्रेज है, अलग अलग तरह के पिज्जा मिलते हैं। उसमें से युवाओं का एक पसंदीदा है बम्बू पिज्जा। उसमें बम्बू को अंदर से खोखला करके पिज्जा बनाया जाता है। हम भी बम्बू पिज्जा का बिजनेस शुरू कर देते हैं। अरे पर बेटा, हमें तो इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। अरे पापा, आप चिंता मत करो। अरे मेरे दोस्त ने कहा है वो हमारी हर तरीके से मदद करेगा। राजेश दिनेश के साथ मिलकर बम्बू पिज्जा बनाने की सारी तैयारी करता है और फिर धीरे धीरे बम्बू पिज्जा बनाना सीख जाता है। उसके बाद वो तय करता है कि वो एक दुकान बनाएगा। राजेश और दिनेश मिलकर बम्बू से अपना एक छोटा सा होटल बनाते हैं और उस होटल के दरवाजे से लेकर खिड़कियां, टेबल, कुर्सी सब कुछ बम्बू से बना होता है। शुरू में तो उनके होटल में कोई भी नहीं आता था, पर एक दिन कॉलेज के 2 लड़के उनके होटल में आते हैं। अरे भाई वाह सुरेश, देख कितना मस्त होटल है। ये तो पूरा बम्बू से बना हुआ है और यहाँ लिखा है हमारी स्पेशलिटी है बम्बू पिज्जा। चलो तो अब हम भी बम्बू पिज्जा ट्राई करके देखते हैं। हाँ, मैं ऑर्डर करता हूँ। सुरेश और विवेक 2 बम्बू पिज्जा का ऑर्डर करते हैं। अरे विवेक, तूने ध्यान दिया कि यहाँ पर सारे कुर्सी टेबल भी बम्बू से बने हुए हैं और देख बम्बू से सजावट भी कितनी अच्छी की है यार। आज प्लास्टिक के जमाने में ये इको फ्रेंडली होटल तो बहुत अच्छा है। इस तरह से हम सबको इको फ्रेंडली चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं इस होटल के मालिक से बात करता हूँ कि उन्हें ऐसी होटल बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली। विवेक और सुरेश दिनेश को बुलाकर उससे सवाल पूछते हैं। अरे सच में आपका होटल तो बहुत अच्छा है, आपने ये सब कैसे किया? दिनेश उन दोनों को अपनी पूरी कहानी बताता है। विवेक और सुरेश को दिनेश की ये कहानी बहुत अच्छी लगती है। क्या आपका बिजनेस ठीक चल रहा है? क्या आप मुनाफे में हैं? देखिए, अभी तो हम मुनाफे में नहीं चल रहे, पर मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आगे चलकर हमें मुनाफा जरूर होगा। हाँ, आप बहुत अलग कर रहे हो, आपको मुनाफा जरूर होगा। हम आपकी मदद करना चाहते हैं। हमारा एक YouTube चैनल है जिस पर हम नई नई चीजें डालते हैं। अगर आप इजाजत दें तो हम आपके होटल के बारे में अपने YouTube चैनल पर डालना चाहते हैं और Instagram पर भी। इस तरह से और भी लोगों को और कॉलेज के स्टूडेंट्स को आपके होटल के बारे में पता चलेगा और आपको प्रसिद्धि मिलेगी। सुरेश और विवेक वहाँ का बम्बू पिज्जा खाते हैं। दोनों को वो बहुत ज्यादा पसंद आता है। दोनों अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के लिए भी 10 बम्बू पिज्जा पैक करवा लेते हैं। उसके बाद अगले दिन वो अपनी पूरी टीम लेकर उनके होटल की एक अच्छी सी वीडियो बनाते हैं और बम्बू पिज्जा बनाने वाले की रेसिपी को भी शूट करते हैं। उसके बाद वो उसे अपने YouTube पर डाल देते हैं। अरे तुम लोग हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे हो। अरे मैं इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत आभारी हूँ। अरे नहीं अंकल, ऐसी नई चीजों को प्रमोट करना ही तो हमारा काम है। आज के जमाने में युवाओं को ऐसी इको फ्रेंडली और पर्यावरण के लिए हानि ना पहुंचाने वाली चीजों की बहुत जरूरत है। इन वीडियो से हमें जो भी फायदा होगा वो हम आपको दे देंगे।
अरे विवेक, देखो बम्बू पिज्जा की रेसिपी पर तो एक ही घंटे में 1,00,000 व्यूज आ गए भाई। 10,000 लाइक और 1,000 कमेंट भी हैं। ये तो अभी तक हमारे चैनल की सबसे पॉपुलर वीडियो बन गई है। अब इस इको फ्रेंडली बम्बू होटल के बारे में बहुत से लोग जान जाएंगे। अंकल, अब आप फेमस होने वाले हो। इस तरह से बाप और बेटे के द्वारा शुरू किया गया बम्बू होटल फेमस हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे मिलकर और भी शहरों में अपने ब्रांचेस खोलते हैं और इको फ्रेंडली बम्बू होटल और पिज्जा को पूरे देश में फेमस करते हैं।